हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 भारतीय भवन बुक क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का कार्बन तथा इसके यौगिक का लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम कुल 25 प्रश्नों का आंसर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। तब पहला प्रश्न है कि संरचनात्मक समव्यवता किसे कहते हैं। आंसर है कि कार्बनिक यौगिकों के अणु में उपस्थित परमाणुओं एवं समूहों के विभिन्न प्रकार से जुड़े होने के कारण कार्बनिक यौगिक अणु में उपस्थित है परमाणु एवं समूहों के विभिन्न प्रकार से जुड़े होने के कारण जो समव्यवता होती है उसी संरचनात्मक समव्यवता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्यूटेन के समावयवी नॉर्मल, जैसे ब्यूटेन के दो समावयवी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन टू मेथिल प्रोपेन है। यहाँ पर देखिए, यह नॉर्मल ब्यूटेन का संरचनात्मक है संरचना सूत्र और ये आइसोब्यूटेन का संरचना सूत्र है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला समव्यवता किसे कहते हैं। उदाहरण दीजिए। तो आंसर है कि कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समव्यवता को श्रृंखला समव्यवता कहते हैं। कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न वाली समव्यवता को श्रृंखला समव्यवता कहते हैं। उदाहरण के लिए ब्यूटेन के दो समव्यवी नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। यहाँ पर देखिए, नॉर्मल ब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन 10 होते हैं। देखिए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो C4 और H10 नॉर्मल ब्यूटेन का सूत्र होता है। और फिर इसके नीचे है आइसोब्यूटेन। देखिए, यहाँ पर यह है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में भी 4 कार्बन होते हैं और 10 हाइड्रोजन, सिर्फ इनका संरचना अलग हो जाता है, इस कारण यह आइसोब्यूटेन हो जाता है और नॉर्मल ब्यूटेन यह हो जाता है। देखिए, नॉर्मल ब्यूटेन का संरचना कुछ अलग है और आइसोब्यूटेन का संरचना कुछ अलग है, आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्थान समव्यवता किसे कहते हैं। उदाहरण दीजिए। आंसर है कि क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समव्यवता को स्थान समव्यवता कहते हैं। तो क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समव्यवता को स्थान समव्यवता कहते हैं। उदाहरण के लिए C3H8 के दो समव्यवी निम्नलिखित है। पहला देखिए, यहाँ पर नॉर्मल प्रोपेनॉल और यहाँ पर देखिए मेथिल एथिल ईथर है, यहाँ पर नॉर्मल प्रोपेनॉल। फिर तीसरा है कि क्रियाशील समव्यवता किसे कहते हैं। उदाहरण दीजिए। आंसर है कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र एक ही हो लेकिन क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न हो तो इस घटना की क्रियाशील समव्यवता कहते हैं। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, क्रियाशील समव्यवता कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र एक ही हो लेकिन उनके क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न होता है तो इस घटना को हम लोग क्रियाशील समव्यवता कहते हैं। जैसे C3H8O के दो समव्यवी प्रोपेनॉल एवं एथिल मेथिल ईथर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि C3H8O के दो समव्यवी यहाँ पर प्रोपेनॉल और दूसरा समव्यवी एथिल मेथिल ईथर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि त्रिविमीय समव्यवता किसे कहते हैं। तो आंसर है कि जो वैसी समव्यवता जिसमें समव्यवियों का संरचना सूत्र समान होता है लेकिन परमाणुओं एवं समूहों की स्थानिक व्यवस्था भिन्न भिन्न होता है, उसे हम लोग त्रिविमीय समव्यवता कहते हैं। तो वैसी समव्यवता जिसमें समव्यवियों की संरचना सूत्र समान होता है लेकिन परमाणुओं एवं समूहों की स्थानिक व्यवस्था भिन्न भिन्न होता है, उसे हम त्रिविमीय समव्यवता कहते हैं। त्रिविमीय समव्यवता 2 प्रकार के होते हैं। पहला ज्यामितीय समव्यवता, इसमें 2 समान समूह जब द्विबंध के एक ओर होते हैं तो इसे सिस रूप में कहते हैं तथा विपरीत दिशा में रहने पर इसे ट्रांस रूप कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यह है सिस 2 ब्यूटीन और यहाँ है ट्रांस 2 ब्यूटीन। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशिक समव्यवता किसे कहते हैं। आंसर है कि वैसी समव्यवता जिसमें कार्बन परमाणु से 4 भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हो तो दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होगा, जिससे प्रकाशिक समव्यवता उत्पन्न होता है। तो प्रकाशिक समव्यवता क्या है। तो वैसी समव्यवता जिसमें कार्बन परमाणु से 4 भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हो तो दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होगा, जिससे प्रकाशिक समव्यवता उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब हम इसे दर्पण में देखते हैं तो पार्श्विक रूप से यहाँ पर उल्टा बनता है। यहाँ पर क्लोरीन इस साइड है तो यहाँ पर क्लोरीन इस साइड है, तो इसी को पार्श्विक रूप से उल्टा कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि हैलोजनीकरण किसे कहते हैं। आंसर है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसे ही हैलोजनीकरण कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसे ही हैलोजनीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेथिन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होने पर चार चरण में अभिक्रिया संपन्न होती है और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। यहाँ पर देखिए जब हम अभिक्रिया कराते हैं मीथेन की, जब अभिक्रिया कराते हैं मीथेन की तो उसके प्रकाश उपस्थिति में क्लोरीन के साथ यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभिक्रिया संपन्न होने के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और साथ ही हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है HCl। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, यह चूंकि 4 चरणों में पूरा होता है इसलिए यहाँ पर और भी समीकरण दिए गए हैं। वो पहला चरण था और फिर यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा चरण और ये तीसरा चरण और चौथा चरण में जाकर कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है योगशील अभिक्रिया किसे कहते हैं। आंसर है कि कार्बनिक यौगिक में होने वाली वैसी अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक के द्विबंधन या त्रिबंधन होने पर अभिकारक के परमाणु का योग होता है उसे योगशील अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एथिलीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर एथेन बनाता है। यहाँ पर देखिए एथिलीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर यहाँ पर एथेन बनाता है, एथेन C2H6, C2 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन 2 फिर 3 4 और 5 6 यानी C2 और H6, इसे ही हम लोग एथेन कहते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एथिलीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराइए। देखिए यहाँ पर एथिलीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पर क्लोरोएथेन बन रहा है, यहाँ पर क्लोरोएथेन बन रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों में असंतृप्तता की जांच कैसे कीजिएगा। आंसर है कि विलयन को लेकर ब्रोमीन के पीले विलयन में डालते हैं, ब्रोमीन को लेकर ब्रोमीन के पीले विलयन में डालते हैं। यदि पीला विलयन रंगहीन हो गया तो यह यौगिक असंतृप्त है। यहाँ पर देखिए इसका समीकरण बनाया गया है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ पर देखिए सभी समीकरण को 4 समीकरण है, चारों समीकरण को संतुलित किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग मशीन में किस गैस का उपयोग होता है और क्यों। आंसर है कि एसिटिलीन शुद्ध ऑक्सीजन के साथ जलकर 2800 डिग्री सेल्सियस ताप देता है, इसलिए इसके अलाव का उपयोग काटने तथा जोड़ने या वेल्डिंग मशीन में किया जाता है। तो वेल्डिंग मशीन में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का, क्योंकि अशुद्ध ऑक्सीजन के साथ जलकर 2800 डिग्री सेल्सियस ताप देता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वेल्डिंग मशीन में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का। फिर अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की प्रयोगशाला में एथिलीन गैस कैसे बनाया जाता है, यह ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहा की उपस्थिति में बेंजीन के साथ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। लोहा की उपस्थिति में बेंजीन के साथ तथा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। आंसर है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जिससे क्लोरोबेंजीन बनता है। यहाँ पर देखिए बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर लोहा की उपस्थिति में यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनता है और साथ ही साथ HCl बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराने पर क्या बनता है। आंसर है कि बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से कराने पर नाइट्रोजन बेंजीन बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। यहाँ पर देखिए बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बनता है और साथ ही साथ H2O बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। तो आंसर है कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर दे या रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करने में मदद करता है उसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक में कोई बदलाव नहीं होता है, यानी यह खुद किसी से अभिक्रिया नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए बेंजीन की अभिक्रिया ऐसे नहीं होती है, लेकिन जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो अभिक्रिया तेजी से होने लगती है, अतः सांद्र H2SO4 इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में एल्कोहल कैसे बनाते हैं। आंसर है कि एल्किल
हाइलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। तो प्रयोगशाला में एल्कोहल कैसे बनता है? जब हम एल्किल हाइलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है समीकरण के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक पैमाना पर एल्कोहल कैसे बनाया जाता है? आंसर है कि व्यापारिक पैमाने पर एल्कोहल किण्वन विधि से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए चीनी या स्टार्च या ईस्ट की उपस्थिति में किण्वन की अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभिक्रिया कराया जा रहा है। अभिक्रिया इन्वर्टेस और ईस्ट की उपस्थिति में कराने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। और फिर यहाँ पर ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हम जाइमेज या ईस्ट की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल के दो उपयोग बताइए। एल्कोहल के दो उपयोग बताइए। तो आंसर है कि एल्कोहल के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला है कि कफ सिरप में एथेनॉल और आयोडीन का मिश्रण का उपयोग किया जाता है। और फिर दूसरा उपयोग है कि 80% पेट्रोल और 20% एल्कोहल मिलाकर पावर एल्कोहल तैयार करते हैं, जिससे पेट्रोल की बचत होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल पीने के 4 हानि प्रभाव को बताइए। तो आंसर है कि एल्कोहल पीने से 4 हानि निम्नलिखित है। पहला है कि एल्कोहल के लगातार सेवन से आलस्य और नशा आता है। फिर दूसरा है कि मस्तिष्क प्रभावित होता है, जिससे प्रतिक्रिया समय बढ़ जाता है। और फिर मानसिक व्याकुलता तथा मूर्छा आती है। फिर तीसरा है कि इससे पाचन तंत्र प्रभावित होता है। और चौथा है कि जिससे विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति का अल्प समय में ही मृत्यु हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया इथेनॉल से 140 डिग्री सेल्सियस पर कराने से क्या बनता है? आंसर है कि इथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया 140 डिग्री सेल्सियस पर कराने से डाई एथिल ईथर बनता है। क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराने से क्या बनता है? आंसर है कि एथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर कराने से एथिलीन गैस बनता है। यहाँ पर देखिए एथिलीन गैस बनता है। इसका आणविक सूत्र C2H4 होता है। एथिलीन गैस का आणविक सूत्र C2H4 होता है और साथ ही साथ H2SO4 भी बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं? तो आंसर है कि एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से कराने पर एथिल एसीटेट बनता है। क्या होता है? जब हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से कराते हैं तो एथेनॉल से कराने पर एथिल एसीटेट बनता है। चूँकि यह एस्टर श्रेणी का यौगिक है, इसलिए इसे एस्टरीकरण कहते हैं। यहाँ पर समीकरण के रूप में दर्शाया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साबुन का सूत्र लिखे। तो आंसर है C17H35 और COONA। फिर साबुन कैसे बनाया जाता है? तो आंसर है कि वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन कराकर साबुन बनाया जाता है। फिर है कि साबुन बनाने में किस क्षार का उपयोग होता है? आंसर है NaOH क्षार का उपयोग होता है साबुन बनाने में। फिर है अपमार्जक क्या होता है? आंसर है कि उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण को अपमार्जक कहते हैं। किसे कहते हैं? जब उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण को हम लोग अपमार्जक कहते हैं। एक अपमार्जक का सूत्र C12H25OSO3Na होता है। अब चलते हैं किताब के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ। वो पिछले वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न था उसी अति लघु उत्तरीय का प्रश्नों को उत्तर किए थे। अब हम किताब के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। तो पहला है एल्केन का, देखिए निम्नलिखित का एक उदाहरण दे। तो एल्केन का एक उदाहरण एथेन है। फिर एल्कीन का एक उदाहरण एथिन है। एल्काइन का एक उदाहरण एसिटिलीन है। एल्कोहल का उदाहरण एथेनॉल है। एल्डिहाइड का उदाहरण मेथेनॉल है। कीटोन का उदाहरण प्रोपेनोन है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण एथेनोइक अम्ल है। फिर एस्टर का उदाहरण एथिल एसीटेट है। एमीन का उदाहरण मेथेनामीन है। फिर ईथर का उदाहरण डाइमेथिल ईथर है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखिए। पहला है 2 मेथिल ब्यूटेन।
तो 2 मेथिल ब्यूटेन का यहाँ पर संरचना सूत्र बनाया गया है, जिसमें 1 2 3 और 4 कार्बन और एक 5 कार्बन और हाइड्रोजन 4 और फिर नीचे 4 3 7 और 7 3 10 10 11 11 और 11 एक 12 हाइड्रोजन। तो C4H और H12 2 मेथिल ब्यूटेन का है। फिर है ब्यूटेनिक अम्ल का संरचना सूत्र। यहाँ पर देखिए ब्यूटेनिक अम्ल का संरचना सूत्र बनाया गया है। फिर अगला है 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल का यहाँ पर संरचना बनाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है मेथेनामीन। मेथेनामीन का भी यहाँ पर संरचना सूत्र बनाया गया है। फिर अगला है 5 नंबर की 2 मेथिल और 2 हेक्सिन। तो यहाँ पर इसका भी संरचना सूत्र बनाया गया है। फिर है 3 मेथिल 3 हेक्सेनॉल। फिर यहाँ पर इसका संरचना बनाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने बुक पर कॉपी पर उतार सकते हैं। फिर है अगला प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का यहाँ पर संरचना सूत्र बनाया गया है। फिर अगला है एथाइन। एथाइन का संरचना सूत्र है। फिर एथिलीन का संरचना सूत्र। फिर है एथिल अल्कोहल। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनके IUPAC नाम बताएं। 3 नंबर क्वेश्चन में IUPAC नाम बताना है। तो पहला यहाँ पर संरचना सूत्र बनाया गया है। इसका IUPAC नाम है 2 मेथिल प्रोपेन। 2 मेथिल प्रोपेन। फिर दूसरा यहाँ पर संरचना बनाया गया है। इसका IUPAC नाम बताना है। तो इसका IUPAC नाम है 2 ब्यूटाइन। क्या नाम है? 2 ब्यूटाइन। फिर 3 नंबर क्वेश्चन का संरचना सूत्र बनाया गया है और इसका IUPAC नाम 3 मेथिल पेंटेन। 4 नंबर का IUPAC नाम 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। फिर 5 नंबर का IUPAC नाम 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेन। 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटेन। फिर अगला है 6 नंबर का IUPAC नाम है ब्यूटेनोइक अम्ल। फिर 7 नंबर का IUPAC नाम है प्रोपेनामीन। फिर अगला है 8 नंबर का IUPAC नाम एसिटिक अम्ल। 8 नंबर का IUPAC नाम एसिटिक अम्ल। फिर अगला है 9 नंबर का IUPAC नाम प्रोपेनॉल। फिर अगला है 10 नंबर का IUPAC नाम 3 हेक्सिन। फिर 11 नंबर का IUPAC नाम एथेनॉल। फिर 12 नंबर का IUPAC नाम 2 ब्यूटेनोन। फिर 13 नंबर का IUPAC नाम 2,4 डाइमेथिल पेंटेन। 2,4 डाइमेथिल पेंटेन। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूह बताएं। आंसर है एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह CHO, कीटोन का क्रियाशील समूह CO, ईथर का क्रियाशील समूह O, कार्बोक्सिल अम्ल का क्रियाशील समूह COOH। फिर है प्राइमरी एल्कोहल का क्रियाशील समूह OH, एस्टर का क्रियाशील समूह COOR, एल्काइन का क्रियाशील समूह C ट्रिपल बॉन्ड C, एल्कीन का क्रियाशील समूह C डबल बॉन्ड C। फिर है एमीन का क्रियाशील समूह NH2। क्या है? NH2। 5 नंबर में क्या करना है आपको? तो 5 नंबर में करना है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का संघनित संरचना सूत्र लिखे। देखिए यहाँ पर संघनित संरचना सूत्र एक दिखाया गया है, 2-3 दिखाया गया। इसी प्रकार आप इसको बना सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में भी आपको संरचना सूत्र बनाना है, देख सकते हैं। तो 6 नंबर भी आप बना लीजिएगा। फिर 7 नंबर देखिए क्या करें, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में क्रियाशील समूह बताना है। तो पहला का क्रियाशील समूह COOH, दूसरा का क्रियाशील समूह NH2, तीसरा का क्रियाशील समूह COOH, चौथा का क्रियाशील समूह CaOH, पांचवा का क्रियाशील समूह CHO। फिर अगला है 6 नंबर का क्रियाशील समूह C कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। फिर 7 नंबर का क्रियाशील समूह सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। फिर 8 नंबर का क्रियाशील समूह COOR। फिर 9 नंबर का क्रियाशील समूह C यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C। फिर 10 नंबर का सिंगल बॉन्ड NO2। फिर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की कार्बन के 2 अपरूपों का नाम बताएं। तो आंसर है कि हीरा और ग्रेफाइट जो है वह कार्बन के 2 अपरूप है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि अचार बनाने में किस कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो आंसर है एसिटिक अम्ल का। अचार बनाने में एसिटिक अम्ल का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। फिर अगला है कि CnH2n+1 किसका सामान्य सूत्र है। तो आंसर है एल्किल का सामान्य सूत्र CnH2n+1। कि नहीं दो एंजाइमों के नाम बताएं। तो आंसर है कि इनवर्टेज और जाइमेज 2 एंजाइम के नाम है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण को पूरा करें।
आंसर है। पहले देखें यहाँ पर अब क्रिया दिया गया है और इसको यहाँ पर पूरा किया गया है, समीकरण के रूप में दिया गया है और इसको यहाँ पर पूरा गया है संरचना सूत्र के रूप में। इसमें कुल 10 क्वेश्चन है, 10 का आप पूरा कर सकते हैं संरचना सूत्र के रूप में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का नाम लिखे। आंसर है एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? एसिटिक अम्ल। 14 निम्नलिखित के लिए कारण स्पष्ट करें। पहले, औद्योगिक कार्यों के लिए आपूर्ति की जाने वाली अल्कोहल में कॉपर सल्फेट मिश्रित होता है। क्यों? आंसर है कि क्योंकि इसमें विकृतीकृत अल्कोहल की पहचान होती है, क्योंकि इसमें विकृतीकृत अल्कोहल की पहचान होती है, इसलिए विलयन का रंग नीला हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है सोडियम। अगला है कि सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर क्या होता है? आंसर है कि सोडियम के एक टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर सोडियम एथा ऑक्साइड बनता है। सोडियम एथा ऑक्साइड बनता है। देखिए जब हम सोडियम के छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालते हैं तो यहाँ पर सोडियम एथा ऑक्साइड बनता है, सोडियम एथा ऑक्साइड बनता है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा किस तत्व का अपरूप है? आंसर है कार्बन का। हीरा किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर, पहला क्वेश्चन है कि श्रृंखलन गुण क्या है? आंसर है कि कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला और सखित श्रृंखला बना सकते हैं। कार्बन के इसी गुण को हम लोग श्रृंखला गुण कहते हैं। तो कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला, सखित श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसलिए इसी गुण के कारण हम लोग इसे श्रृंखला गुण कहते हैं। फिर है अगला कि एलिफैटिक यौगिक क्या है? तो आंसर है कि खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक को हम लोग एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे क्योंकि इसके पिछले वाले क्वेश्चन को हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए अब इस 10 नंबर का क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट के भौतिक गुणों में अंतर पड़ने का कारण क्या है? तो आंसर है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप है। हीरा में चतुष्फलकीय संरचना होती है जबकि ग्रेफाइट में षष्ठफलकीय संरचना होता है। इसी कारण हीरा और ग्रेफाइट में भौतिक गुणों में अंतर पड़ता है। तो क्यों अंतर पड़ता है आप जान गए कि हीरा में चूंकि तो चतुष्फलकीय संरचना बनता है जबकि ग्रेफाइट में षष्ठफलकीय संरचना बनता है, इसलिए इन दोनों में बड़ा अंतर पड़ने का कारण यही है। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की कार्बनिक यौगिकों के स्रोत क्या होते हैं? तो आंसर है कि कार्बनिक यौगिकों के स्रोत मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कोयला एवं पेड़ पौधा होता है। इसमें पेट्रोलियम से 50% तथा पेड़ पौधों से 26% तथा कोयला से 24% कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। ये सभी स्रोत प्राकृतिक हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला में लाखों कार्बनिक यौगिक बनाए गए हैं। अकार्बनिक यौगिकों से भी अभिक्रिया कराकर कार्बनिक यौगिक हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कार्बनिक यौगिक के स्रोत क्या होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक कैसे बनाए जाते हैं? आंसर है कि अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक प्राप्त करने के लिए अकार्बनिक यौगिकों का विभिन्न यौगिक से अभिक्रिया कराया जाता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से कराने पर कैल्शियम कार्बाइड बनता है, जिसे जल से अभिक्रिया कराने पर एसिटिलीन गैस बनता है। देखिए जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। फिर हम जब इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं तो हमें एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। के निम्नलिखित में से एल्कीन को चुने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है इन सब में से एल्कीन कौन इसी को चुना है, तो इसमें से एल्कीन जो है C2H4 है। 2 नंबर वाला C2H4 एल्कीन है। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की एल्कीन के जांच की एक विधि बताएं। आंसर है कि कार्बनिक यौगिक को ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराने पर यदि वह रंगहीन हो जाता है तो वह एल्कीन है। तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया को दर्शाया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है सिरका क्या है, इसके उपयोग को बताएं। आंसर है कि 6 से 8% एसिटिक अम्ल को हम लोग सिरका कहते हैं। 6 से 8% एसिटिक अम्लों को सिरका कहते हैं। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने में किया जाता है, जैसे इससे अचार लगाया जाता है, इससे अचार लगाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल और वसा क्या होता है। आंसर है कि उच्च सीधी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों को वसीय अम्ल कहा जाता है। इसे वनस्पति तेल या वसा अम्ल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए
एग्जाम्पल के लिए क्या है, पैमिटिकॉन। फिर अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की साबुनीकरण क्या होते हैं, तो वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है, इसे हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। फिर अगला है कि साबुन क्या है, आंसर है कि साबुन एक सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री है जिसका उपयोग साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसका सूत्र C17H35COONA होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की साबुन कैसे बनाया जाता है, साबुन कैसे बनता है, आंसर है कि वनस्पति तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी क्षार के साथ गर्म करने से अभिक्रिया के पश्चात साबुन बनता है। यह ठोस रूप में होता है और ग्लिसरॉल द्रवित रूप में रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक एस्टर का नाम बताएं, एस्टर की गंध कैसी होती है, आंसर है कि एक एस्टर का नाम एथिल एसीटेट है जिसमें फल जैसी मीठी गंध होती है। फिर अगला है कि एरोमेटिक यौगिक की जांच कैसे की जाती है, आंसर है कि एरोमेटिक यौगिक की जांच करने के लिए चूर्ण को तांबे की पत्थर पर रख कर बर्नर के प्रकाशहीन लौ में गर्म करते हैं। यदि बर्नर काली युक्त पीले लौह के साथ जलती है तो यह एरोमेटिक यौगिक है, अन्यथा नहीं है। फिर अगला है कि मिशेल्स क्या होते हैं, आंसर है तो साबुन का दो सिरा होता है, इसका C17H35 अध्रुवीय होता है, यह तेल या गंधकी में घुल जाता है और इसका शीर्ष ध्रुवीय होता है जो जल के अणु से संयोजित होकर कोलाइडी आकार का कण बनाता है, इसे ही हम लोग मिशेल्स कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, आंसर है कि आज से लाखों वर्ष पूर्व पेड़ पौधा या जानवरों को भूमि में दबने के फलस्वरूप जो ईंधन बना उसे ही हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाता है। 27 नंबर का पहला है कि सहसंयोजी यौगिक प्रायः विद्युतहीन यानी कुचालक क्यों होते हैं, आंसर है कि सहसंयोजी यौगिक उदासीन परमाणुओं के बने होते हैं, इसमें कोई आयन मौजूद नहीं होता है, इसलिए सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। फिर अगला है ख नंबर की निम्नलिखित यौगिक का नाम बताएं, यहाँ पर देखिए यह यौगिक दिया है तो इसका नाम है डाईमेथिल ईथर यौगिक नाम है। फिर अगला है कि उस गैस का नाम लिखे जो सोडियम कार्बोनेट पर एथेनोइक अम्ल डालने से उत्पन्न होती है। आप इस गैस की उपस्थिति कैसे सिद्ध करेंगे, आंसर है कि सोडियम कार्बोनेट पर एथेनोइक अम्ल डालने से CO2 गैस उत्पन्न होती है। इस गैस की उपस्थिति सिद्ध करने के लिए जब इसे चूना जल में भेजा जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण यह दूधिया हो जाता है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। जब अधिक क्रियाशील यौगिक के समूह या आयन कम क्रियाशील वाले समूह को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है और HCl मुक्त होता है। यहाँ पर देखिए बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है और HCl मुक्त होता है। फिर अगला है लॉन्ग क्वेश्चन है यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसके पिछले वाले प्रश्न 1, 2, 3 हमको आंसर कर लिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। फिर अगला है चौथा नंबर का सूत्र C6H14 वाले सभी समावयवियों को लिखे, आंसर है कि सूत्र C6H14 वाले सभी समावयवियों के नाम निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर पहला है हेक्सेन, दूसरा है मेथिल पेंटेन, तीसरा है 3 मेथिल पेंटेन, चौथा है डाईमेथिल ब्यूटेन, फिर पांचवा है डाईमेथिल ब्यूटेन। तो ये सभी इसके पांचों अवयव हो गए। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, आंसर है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक हो जाने के कारण कार्बनिक यौगिकों को कई वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे सरल कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बना होता है। तो एग्जाम में पूछता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो जो वैसा कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से बनता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बांटा गया है।
तो हाइड्रोकार्बन को संतुलित हाइड्रोकार्बन और असंतुलित हाइड्रोकार्बन बांटा गया है। अब असंतुलित हाइड्रोकार्बन को एल्कीन और एल्काइन में बांटा गया है। फिर एक दूसरी व्यवस्था के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण अभिक्रियाशील समूह के आधार पर किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन 6 नंबर का पहला कि क्रियाशील समूह क्या होते हैं। आंसर कि किसी कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं। पहला भाग एल्किल और दूसरा वह भाग जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। इसी भाग को हम लोग क्रियाशील समूह कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए CH3OH में CH3 एल्किल समूह और OH जो है वह अभिक्रियाशील समूह होता है। OH जो होता है वह एल्कोहल का फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिक के क्रियाशील समूह के नाम और संरचना बताएं। पहला है अल्कोहल का क्रियाशील समूह OH, एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह CHO, कीटोन का CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH, एस्टर का COR, एमीन का NH2। फिर अगला है एल्कीन का C++, एल्काइन का C++। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर के कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें। आंसर है कि कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें तथा बताएं कि कार्बन के यौगिक की संख्या असंख्य क्यों है। तो आंसर है कि कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख निम्नलिखित है जिसके कारण इसके यौगिक अधिक संख्या में बहुत होते हैं। पहला है कि कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर खुली, बंद एवं सकित श्रृंखला बना लेते हैं, इसी कारण इनकी संख्या अधिक है। फिर दूसरा है कि कार्बन जो होते हैं वह कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों से संयोग करता है। फिर तीसरा कारण है कि इसमें अपरूपता एवं समव्यवता का गुण पाया जाता है। फिर चौथा कारण है कि इसमें मुख्य अभिक्रिया के साथ साथ साइड से भी अभिक्रिया होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल से निम्नलिखित यौगिक किस प्रकार बनाया जाता है। पहला है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल किस प्रकार बनाया जाता है। आंसर है एथेनॉल का KMNO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर पहले एथेनॉल बनता है, इसके बाद एसिटिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर देखिए अब क्रिया दर्शाया गया है कि एथेनॉल को KMNO4 की उपस्थिति में कराने पर एथेनॉल बनता है और फिर एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल के सूत्र CH3COOH होता है। फिर है डाई एथिल ईथर। आंसर है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराने पर डाई एथिल ईथर बनता है। यहाँ पर देखिए अब क्रिया को दर्शाया गया कि डाई एथिल अल्कोहल को जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराते हैं तो हम लोग को डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है एथिल क्लोराइड किस प्रकार बनता है। एथेनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर एथिल क्लोराइड बनता है। देखिए एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर हम लोग को एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है एथिलीन। तो एथेनॉल की अभिक्रिया H2SO4 से 170 डिग्री सेल्सियस पर कराने से एसिटिलीन गैस बनता है। यहाँ पर अभिक्रिया को दर्शाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किण्वन क्या है। चीनी से एथेनॉल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। आंसर है कि जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीव यानी किण्वन की उपस्थिति में एंजाइम की सहायता से धीरे धीरे सरल अवयव में टूटने की प्रक्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। उदाहरण के लिए सुक्रोज ईस्ट की उपस्थिति में इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम की सहायता से एथिल अल्कोहल में टूट जाता है। अब देखिए यहाँ पर सुक्रोज है वह ईस्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फैक्टोज के रूप में टूट जाता है और फिर जब इसे हम लोग जाइमेज और ईस्ट की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो हम लोग को एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। फिर अगला है कि एथेनोइक अम्ल एवं निम्नांकित के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दे। पहला है सोडियम। तो आंसर है कि एथेनोइक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया कर सोडियम एसीटेट बनाता है। उसका रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया है कि सोडियम जब हम एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं तो हम लोग को सोडियम एसीटेट बनता है। फिर है कि सोडियम कार्बोनेट, इसका भी अभिक्रिया दिया गया है। जब हम एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम एसीटेट कराते हैं तो ये बनता है। फिर है सोडियम बाइकार्बोनेट से। फिर है अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है
तो क्या होता है, तो एल्युमिनियम कार्बाइड प्रज्वलन की अभिक्रिया कराने से मीथेन गैस बनता है। जब देखिए, जब हम एल्युमिनियम कार्बाइड प्रज्वलन की अभिक्रिया कराते हैं तो मीथेन गैस बनता है CH4। फिर एक कैल्शियम कार्बाइड प्रज्वलन की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड प्रज्वलन की अभिक्रिया कराने से हम लोग को एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर C2H2 एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। फिर अगला है तीसरा, बेंजीन की अभिक्रिया शांत H2SO4 की उपस्थिति में शांत HNO3 के साथ कराने पर क्या होता है। आंसर है कि बेंजीन की अभिक्रिया शांत H2SO4 की उपस्थिति में शांत HNO3 से कराने पर हमको नाइट्रोबेंजीन बनता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन अभिक्रिया लोहा की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, तो बेंजीन की अभिक्रिया लोहा की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर हमको क्लोरोबेंजीन बनता है। यहाँ पे देखिए क्लोरोबेंजीन बनता है। फिर अगला है कि साबुन और अपमार्जक में विभेद करें यानी अंतर बताएं। आंसर है कि साबुन और अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। पहला है कि वसा अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराने पर हमको साबुन बनता है, जबकि अपमार्जक जो होते हैं यह उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। फिर दूसरा है कि साबुन जो होता है वह खारे जल के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है, जबकि अपमार्जक खारे जल के साथ भी आसानी से झाग बना लेता है। फिर है साबुन जो होता है वह कम प्रदूषण करता है, जबकि अपमार्जक जो होता है वह साबुन से अधिक प्रदूषण करता है। फिर है कि साबुन का सूत्र C3H35COONA होता है, जबकि अपमार्जक का सूत्र C12H25OSO3Na होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 कार्बन के सभी प्रश्नों का आंसर कर लिया। अब अगले वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 की अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें।